हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर के एमसीक्यूज करने वाले हैं। और अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज को, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि हम लोग हर चैप्टर के तकरीबन कुछ 25 से 30 क्वेश्चन जो है ट्राई कर रहे हैं। और ये 25-30 क्वेश्चन जो है ये सिर्फ 25-30 नहीं है, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड भी एस्पेक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि उस जैसा अगर सवाल एग्जाम में आए तो वो भी आप कर पाए। तो दीज आर नॉट जस्ट 25 और 30 क्वेश्चन, मोर देन दैट। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल सेमीकंडक्टर का, बहुत इजी सवाल आ रहा है। इसमें लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर कैसे चेंज होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर्स की बात हुई हुई है, यहाँ पे डोपिंग की भी बात हुई हुई है। तो दोनों की एक एक करके बात कर लेते हैं। वैसे हम लोगों ने ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में भी पढ़ लिया था कि जो रेजिस्टिविटी होती है टेम्परेचर बढ़ाने से घटती ही है। तो घटती है तो रेजिस्टेंस भी घटता ही होगा। तो पहला ऑप्शन वैसे सही मिल गया है यहाँ पे। बट आगे देख लेते हैं और ऑप्शंस क्या लिखा है। इसमें लिखा है ना, रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता हुई तो मैं कह रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। क्या होगा भाई, बैंड थ्योरी आप लोगों ने सबने पढ़ी है, ये हमारा कंडक्शन बैंड होता है, यहां पे हमारा वैलेंस बैंड होता है। तो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और जब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाते हैं तो नंबर डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। हाउएवर ये फॉर्मूला भी शायद आप लोगों ने देखा होगा कि भैया अगर नंबर डेंसिटी बढ़ गई है तो रेजिस्टिविटी ऑफ कोर्स घटेगी। और यहां पे जो टाउ है विच इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम, इसका इंपैक्ट बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसे इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से भी देखें तो आप इस ग्राफ को डिपिक्ट कर सकते हैं। हाउएवर इतनी ज्यादा जरूरत थी नहीं, बट हाँ हमें मालूम है कि भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे। बॉन्ड टूटने का मतलब ही बेटा इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करना होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, बॉन्ड टूटेंगे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, देयरफॉर डेफिनेटली रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज एंड देन रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीजेस। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा तो गलत ही लिखा, इसमें इंक्रीज बोल दिया गया है, छोड़ देते हैं। इंक्रीज फॉर जर्मेनियम, डिक्रीज फॉर सिलिकॉन, बकवास बात है ना यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, दोनों है तो सेमीकंडक्टर ही ना भाई। अगर आप बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है, जो एनर्जी गैप होता है, याद कर लो। जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का यहां से यहां, जिसको आपको याद होगा हम इसको एनर्जी गैप बोलते थे, सिलिकॉन का एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये बात याद करने वाली है। तो उनमें फर्क छोड़ना पड़ता है। हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉन्ड टूटेगा, जंप कर ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे इतनी एनर्जी आई जाती है कि वो चाहे 0.7 हो चाहे वो 1.1 हो, वो जंप कर ही जाएगा। इज नॉट अफेक्टेड इन चेंजिंग टेम्परेचर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ऑफ कोर्स क्या बन गया, ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया बेटा ऑप्शन ए। अगला सवाल आ रहा है, दी फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर द सेमीकंडक्टर। हाँ जी, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, ये तीन हमें टाइप ऑफ मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और हमें बताना होता है कि इनके एनर्जी बैंड डायग्राम्स बनाने होते हैं। ये सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, कि भाई कंडक्टर कौन है, सेमीकंडक्टर कौन है और इंसुलेटर कौन है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एनर्जी गैप की वैल्यू 0 के बराबर हो, लगभग 0 हो, यानी कि हमारा कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा हो, या फिर हमारा कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड हो, कंडक्शन में पहले ही है भरा हुआ, उसमें जंप कराने की जरूरत नहीं है, तो वो कंडक्टर होता है बेटा। अगर हम लोग बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के अंदर जो एनर्जी गैप है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा। और अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप जो होता है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, सिलिकॉन के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, आई एम सॉरी, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए 1.1। तो ऑफकोर्स वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी है, वो उसको जस्टिफाई भी कर रही है। खैर, तो हमें बताना है कि सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप कितना हो सकता है। तो 10 तो भैया गलत ही है ना, 10 तो गलत ही है, 10 थोड़ी ना हो सकता है। 10 में तो भाई ऑफ कोर्स इंसुलेटर बनेगा। अच्छा 0.1, सर ये बहुत ज्यादा कम हो गया, ये रियलिस्टिक हो गया, मतलब ये तो गलत ही है। 0.1 नहीं, 0.7 होता तो वो भाई साहब वो जर्मेनियम का हो जाता है ना भाई, ये तो गलत है। 1 ठीक लग रहा है मुझे, एंड नन ऑफ द दीस भी गलत है। तो इसका नहीं, सेकंड का ऑप्शन क्या लगाने वाला हूं मैं, ऑप्शन बी। अगला सवाल आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट आप लोगों को मेरे साथ मार्क करेंगे। इसमें लिखा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप मटेरियल्स आर। ऑफ कोर्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं हमको याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स हैं, सबको मालूम है कि एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब भी आप प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, जब भी आप प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग कराते हो, डोपिंग किसकी सर, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कराते हो,
ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कराते हो। मैं लिख भी देता हूं एग्जांपल कि अगर मान लीजिए इंट्रिंसिक बोले तो बच्चों, इंट्रिंसिक बोले तो सर प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर आप मान लीजिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हो। क्या डालते हो? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब होता है बच्चा 15वें ग्रुप के एलिमेंट को डालना, या फिर आप उसमें डालते हो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या हो गया? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब हो गया आप इसके अंदर 13 ग्रुप का एलिमेंट डाल रहे हो। तो अगर आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हो यानी कि आप इसके अंदर आर्सेनिक डालते हो, है ना? क्या डालते हो आप इसके अंदर? आर्सेनिक डालते हो, है ना? आर्सेनिक। या फिर आप हो सकता है इसके अंदर एंटीमनी भी डाल दो, है ना? एंटीमनी डाल सकते हैं, एंटीमनी को एसबी से लिखते हैं। या फिर बच्चों आप इसके अंदर फास्फोरस डाल दो, हाँ फास्फोरस डाल दो। तो जो सेमीकंडक्टर यहां से रिजल्टेंट बनता है उसको बोलते हैं बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, अगर आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल दो, जैसे कि आप मान लीजिए इंडियम डाल दो, है ना? आप इंडियम डाल दो, इंडियम। अगर आप इंडियम डाल दो, या फिर आप बोरॉन भी डाल सकते हो, बोरॉन। या फिर आप एल्यूमिनियम, तो नाम है बेटा, ये मैंने नाम जो लिखे हैं ये एनसीईआरटी में लिखे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये क्यों भी लिखा है, मैं आपको बताऊंगा मेरा रीजन क्या है, मैंने क्यों लिखा है। खैर, जब मैंने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाली तो हमें क्या मिला? हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिला। तो ध्यान रखिएगा बेटा कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, यानी 15वें ग्रुप के एलिमेंट डालते हैं, जबकि एग्जांपल मैंने लिख दी है आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और जब हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर 13 ग्रुप के एलिमेंट डालते हैं जैसे कि इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, तो हमें क्या बनता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में ध्यान रखना, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, यानी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। बट पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ होल्स, यानी कि यहां पे होल ज्यादा होते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी का चार्ज कैरियर्स हियर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना बेटा, जैसे हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की बात करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में हमने एक डोनर डाला होता है, डोनर इम्प्योरिटी आइन, क्योंकि ये जो पेंटावेलेंट है, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो है, इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 है। देख रहे हो ना, 2 8 5 5 ही तो होंगे भाई। फास्फोरस जो होता है 15 होता है, तो अगर मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 2 8 5 बचेगा। अब इस पे क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन्स फालतू हैं। जब ये सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना बेटा, जब जैसे कि मैं ड्रॉइंग कर देता हूं, जैसे कि मान लीजिए सिलिकॉन है, इमेजिन करो, है ना? ये सारा सिलिकॉन बैठा हुआ है, ये सिलिकॉन का प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब है सिलिकॉन के अलावा यहां पे और कुछ है ही नहीं। तो मान लीजिए ये हमारा प्योर सिलिकॉन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। हमने क्या किया? हमने इसको हटाया और इसकी जगह क्या बैठा दिया? इसकी जगह हमने यहां पे लाके फास्फोरस बैठा दिया। फास्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉन लेके आया, 5 में से एक बॉन्ड यहां बना लिया, एक बॉन्ड यहां बना लिया, एक बॉन्ड यहां बना लिया, एक बॉन्ड यहां बना लिया। एक इलेक्ट्रॉन इसमें फालतू बच गया बिकॉज 5 लेके आया, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? ये डोनेट कर देगा। कहां कर देगा? हमारा स्ट्रक्चर है सेमीकंडक्टर का, उसमें जो वॉइड प्रेजेंट है उसमें अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। अब जैसे डोनेट कर देगा ये बन जाएगा डोनर। इसलिए ध्यान रखना, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब आती है तो उसको डोनर एटम बोला जाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दी तो आइन बन गया, तो बन गई डोनर इम्प्योरिटी आइन। डोनर इम्प्योरिटी आइन पे चार्ज क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसलिए अगर मैं दोनों के नेट चार्ज बुक की बात करूंगी, भाई एक फास्फोरस आया, एक फास्फोरस ने अपना पॉजिटिव चार्ज ले लिया। क्यों ले लिया? बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से बैलेंस हो गया। इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाउएवर the number density of electrons are higher but they are electrically neutral because the positive charge of the donor impurity ion, या फिर ऐसे बोलो because the negative charge of electron donated is balanced by the positive charge of donor impurity ion। तो भैया 2-3 चीजें मैंने आपको यहां पे बता दी है। और सिमिलरली अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की जगह एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें इसकी जगह, तो यहां पे होल ज्यादा होते हैं। होल पे चूंकि हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहां पे एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयन आएगा, है ना? जैसे यहां पे डोनर इम्प्योरिटी आयन आया था, यहां पे क्या आएगा? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयन आएगा, और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयन पे नेगेटिव चार्ज होगा, होल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो क्या कर देगा? एक दूसरे को नलिफाई कर देगा। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार, मैं फटाफट बोलिए, जो कि यहां पे फास्फोरस आया था बेटा, फास्फोरस ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो क्या बन गया? डोनर इम्प्योरिटी आयन बन गया। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज,
कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसका मतलब इस पे एन टाइप पे नेगेटिव चार्ज होता है। नहीं, बिकॉज जब जब एक फास्फोरस आता है वो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इस डोनर इंप्योरिटी आयन के पॉजिटिव चार्ज से बैलेंस हो जाएगा। सर फास्फोरस पे, हम सॉरी फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? अरे भाई जो डोनेट करेगा वो पॉजिटिव चार्ज ले लेगा ना, इसलिए इसका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का इस डोनर से बैलेंस हो जाता है। इसलिए एन टाइम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। सिलिकॉन पहले भी न्यूट्रल था, हमारा बाद में भी न्यूट्रल है, वो एन टाइप बन गया तो भी न्यूट्रल है। सिमिलरली ट्राइवलेंट इंप्योरिटी ऐड करने पे जैसे यहां पे डोनर इंप्योरिटी आयन बनता है, यहां पे एक्सेप्टर इंप्योरिटी आयन बनता है। जो होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक्सेप्टर के नेगेटिव से न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये जो एग्जाम में क्वेश्चन है इस पे बन सकता है। खैर हमारा सवाल था ये कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है हमारे पी टाइप में, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या है? ए है। तो देखो बेटा मैंने इस क्वेश्चन को कितना वाइड स्प्रेड करके पढ़ा दिया, क्योंकि मुझे पता आगे के क्वेश्चन जो हैं इन पे बेस्ड होंगे और हम उसको साथ साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो फटाफट चलेंगे अगले सवाल पे। सवाल लिखा है द सेमीकंडक्टर मटेरियल हैविंग अ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स देन जर्मेनियम। क्या लिखा है कि सेमीकंडक्टर हैविंग अ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स देन प्योर जर्मेनियम, यानी इसके पास क्या कम हो गए हैं? इसके पास सेमीकंडक्टर मटेरियल हैविंग अ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स देन जर्मेनियम। जर्मेनियम से ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास? ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ कोर्स, है ना। तो फोर्थ का आंसर क्या लगाने वाले हो? फोर्थ का आंसर लगाने वाले हो एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगला सवाल लिखा बोरॉन इज एडेड एज इंप्योरिटी। हमने क्या किया? बोरॉन को हमने ऐड कर दिया एज एन इंप्योरिटी और हमें बोला गया है रिजल्टिंग मटेरियल क्या गया। भैया बोरॉन कौन है? बोरॉन है सर ट्राइवेलेंट, अभी बता दिया मैंने, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मुझे पता है क्या बनाएगी? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। बोरॉन क्या बनाएगी? पी बनाएगी ना। ये रहा, देख रहे हो, बोरॉन क्या बनाएगी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी बोरॉन डाली तो क्या बनेगी? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या ज्यादा होंगे? नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे। तो मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6, सारे बच्चे पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें लिखा है व्हेन पीएन डायोड इज रिवर्स बायस। वी ऑल नो व्हाट इज पीएन डायोड। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ फ्यूज करते हैं तो जो हमारा जो रिजल्टेंट फिगर बनता है, जो डिवाइस बनता है, उसको हम लोग पीएन डायोड बोलते हैं। इसकी दो प्रकार की बाइसिंग्स होती हैं बच्चों। हमें मालूम है कि अगर मैंने इसे ऐसे जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड ऑफ सेमीकंडक्टर से जोड़ दिया, तो वो पी एन डायोड फॉरवर्ड बाइस कहलाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया इस तरीके से कि नेगेटिव टर्मिनल को हमने पी टाइप से जोड़ दिया, तो इसको अपन क्या कहलाएंगे बेटा? रिवर्स बायस कहलाएगा। ये रिवर्स बायस कहलाएगा। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। अच्छा अब होता क्या है, जब भी आप फॉरवर्ड बायसिंग लगाते हो ना, तो ये जो डिप्लीशन रीजन यहां पे बना है, डिप्लीशन रीजन, ये डिप्लीशन रीजन धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। भैया डिप्लीशन रीजन जो है ये, जहां पे कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता। मैंने सीबीएसई क्लास में बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, उसको ध्यान से पढ़ लेना बेटा, ठीक है। तो ये जो पीएन जंक्शन है बेटा, पीएन जंक्शन के आस पड़ोस का जो रीजन होता है ना, ये जो सारा ये जंक्शन है, जंक्शन के आस पड़ोस का जो रीजन है खाली हो जाता है। भैया यहाँ पे बहुत सारे होल्स होंगे। क्यों होंगे होल्स? भाई ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बाद होल्स तो होंगे। ये क्या है सर? यहाँ पे बहुत सारे क्या है? ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ कुछ एक आधा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा और कुछ एक आधा यहाँ पे होल भी होगा। लेकिन ये जो बीच का रीजन है जंक्शन के लेफ्ट और राइट का, इस तरफ हर जगह खाली पड़ा है, फ्री चार्ज कैरियर है ही नहीं। इट इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, दैट इज व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड एज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, दैट इज व्हाई कॉल्ड एज अ डिप्लीशन रीजन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। सिमिलरली ये भी डिप्लीशन रीजन है। तो ध्यान रखना फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में डिप्लीशन रीजन धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। और ये जो डिप्लीशन रीजन है ना बेटा, ये चार्ज को फ्लो करने नहीं देता। देखो मैं बड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं बिकॉज मैं थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं जो डिप्लीशन रीजन है ना, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फ्लो करने नहीं देता, इसलिए इसे बैरियर रीजन भी बोला गया। और इसके क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई उसको बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ उसको बैरियर पोटेंशियल बोला गया। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है, इस डिप्लीशन रीजन के आस पड़ोस में जितना रीजन है डिप्लीशन रीजन में, ये सारा जो रीजन है डिप्लीशन रीजन, ये डिप्लीशन रीजन है, इससे घटना शुरू हो जाता है। और चूंकि मैंने बोला डिप्लीशन रीजन क्या करता है? अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्जेस को। इसका मतलब
हमारी जो रेजिस्टेंस है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? बिकॉज हमारा डिप्लीशन रीजन कम हो रहा है। फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर कह ले या डिप्लीशन रीजन कह ले, वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। और डिप्लीशन रीजन का काम क्या होता है? अपोज करना। यानी कि अपोजिशन क्या हो रही है? अपोजिशन कम होने लग गई है। जब अपोजिशन कम हो गई यानी रेजिस्टेंस कम हो गई, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस क्या करती है? डिक्रीज करती है। सिमिलरली रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? डिप्लीशन रीजन बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब डिप्लीशन रीजन बढ़नी शुरू होती है तो ऑफ कोर्स यहां पे डिप्लीशन रीजन बढ़ना शुरू होता है, तो यहां पे रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। अब अगर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो यहां करंट डिक्रीजेस और यहां पे करंट इंक्रीजेस, है ना भाई? ऐसे याद कर सकते हैं। चलो तो एक बार देख लेते हैं क्या है यहां पे। इसमें लिखा है व्हेन पीएन डायोड इज रिवर्स बाइस देन नो करंट फ्लोस, डिप्लीशन रीजन इज इंक्रीज। हाँ यार तो सही लग रहा है। द डिप्लीशन रीजन इज रिड्यूस्ड, ये तो गलत है। द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस्ड, इस पे बात कर लेते हैं। मैंने कि थोड़ा सा मुझे और आपको थोड़ा सा और पढ़ाना पड़ेगा। देखो ऐसा है कि जो हमारा ये जंक्शन बना, जंक्शन के दोनों तरफ खाली जगह बन गई। डिप्लीटेड, अंग्रेजी में डिप्लीटेड का मतलब होता है जहां पे ना हो, डिप्लीट हो गया सब, नंबर डिप्लीट कर रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, पैसे खत्म हो गए, मनी इज डिप्लीटेड। तो पॉइंट सिंपल सा ये है बच्चों कि जब यहां पे डिप्लीशन रीजन की बात करते हैं, डिप्लीशन रीजन में कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता, लेकिन डिप्लीशन रीजन में चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां से बहुत सारे यहां गए हुए होते हैं, तो यहां पे एक पॉजिटिव की लेयर बनी हुई होती है और यहां पे एक नेगेटिव की लेयर बनी होती है। आपने इसको याद करने के लिए उल्टा याद कर सकते हो कि भैया एन साइड की तरफ में पॉजिटिव की लेयर बनी होती है और पी साइड की तरफ में एक नेगेटिव की लेयर बनी हुई होती है। सही, ऐसे याद कर सकते हैं। जिसकी वजह से अंदर जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, जिसको मैंने बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया, वो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सेट हुई होती है। ये अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या है? ये अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है इसका? बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है वो ये लगी हुई है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे बाहर लगी हुई है। इसको हम लोग एक्सटर्नल ई नॉट भी बोल सकते हैं, ई नॉट। तो आप साफ देख रहे हो ई नॉट ऐसे है और ई भी ऐसे है, तो ऑफकोर्स जो नेट डायरेक्शन है वो देन मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम ही होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो बैरियर कम ही हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, पोटेंशियल की, तो अगर आप देखो तो इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है, एन की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है, सही है। और पी जो है, पी ये रहा, पी इस तरफ क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव पोटेंशियल नीचे ड्रॉ कर दिया। अच्छा सर ये क्या किया आपने? पॉजिटिव पोटेंशियल को ऊपर क्यों बनाया? पॉजिटिव पोटेंशियल इज ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव पोटेंशियल इज ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी अ लोअर पोटेंशियल। तो मेरे लिए ये डिप्लीशन रीजन का बन गया। अब यहां से लेके यहां ये जो डिफरेंस है अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज Vn माइनस Vp, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा Vb। Vb मतलब बैरियर पोटेंशियल। जैसे यहां पे Eb जो है वो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे Vb क्या है? यहां पे Bv बैरियर पोटेंशियल है। अब ये हमारा एक्चुअल में नॉर्मल अभी पीएन जंक्शन डायोड है। अभी हमने कोई बाइसिंग नहीं लगाई है, अभी कोई बाइसिंग मैंने ई नॉट की बात नहीं करी है, या फिर मैं ई नॉट की जगह अगर पोटेंशियल लिखूंगा तो वी नॉट की बात अभी मैंने नहीं करी है। मैंने अभी सिर्फ बैरियर लगाया। ये जो हमने आपके सामने एक डायग्राम बनाया ना बेटा, ये वाला, ये हमारा अनबाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड का डायग्राम बनाया है। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने फॉरवर्ड बाइसिंग लगाई, हमारा वीबी तो अंदर लगी रहा था, यानी ईबी लगी रहा था, तो अब बाहर से वी नॉट भी लगने लगा और इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। यानी कि ये जो डिप्लीशन का जो बैरियर है, ये वाला, ये बैरियर कम होना शुरू हो जाएगा। आप समझो ना, मैं इसे Vn माइनस Vp की जगह खाली Vb लिख लेता हूं। ये हमारा क्या है? ये हमारा बैरियर पोटेंशियल है, ये हमारा Vb है। मैं कह रहा हूं अभी जब ये अनबाइज्ड है, क्या है ये बेटा? अभी फिलहाल ये अनबाइज्ड है, अनबाइज्ड में ये Vb ही है। सिंपल है क्या? ये क्या है? Vb ही है, Vb। अब इस Vb की जो वैल्यू है, अगर मैंने फॉरवर्ड बाइसिंग लगाई तो फॉरवर्ड बाइसिंग में बाहर का फील्ड ऐसे होता है, अंदर का ऐसे होता है, अपोज होगा, तो ये जो बैरियर है वो कम होना शुरू कर जाएगा। यानी बैरियर पोटेंशियल की जो हाइट है वो कम होना शुरू कर जाएगी। किसके केस में? फॉरवर्ड बाइस के केस में। लेकिन इन केस ऑफ रिवर्स बाइस, बिकॉज रिवर्स बाइस के अंदर हमारा जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है और एक्सटर्नल भी ऐसे हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो बैरियर बढ़ जाएगा। यानी रिवर्स बाइस के केस में ये जो पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है वो बढ़ जाती है, बट फॉरवर्ड बाइस के केस में इसकी वैल्यू जो है वो घट जाती है। अब हमें यहां पे रिवर्स बाइस की बात करें, रिवर्स बाइस के केस में, तो रिवर्स बाइस के केस में क्या हाइट जो है पोटेंशियल बैरियर की रिड्यूस होती है? नहीं, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज्ड। समझ में आ रहा है क्या? हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज। दोबारा सुन लो बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में ईबी इधर, ईओ इधर, तो ऐसे ना अपन ई की जगह वी बोलते हैं, तो वीबी इधर, वीओ इधर, तो नेट बैरियर कम हो जाएगा ना, बिकॉज अपोज है।
अच्छा, लेकिन फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग केस में ईबीबी इधर या वीबीबी इधर, वीओबी इधर, तो बैरियर बढ़ जाएगा। तो हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर एक्चुअली इंक्रीजेस इन केस ऑफ फॉर रिवर्स बाइसिंग। तो ये गलत हो गया ना ऑप्शन, यानी मेरे छठवें का आंसर केवल कौन सा आएगा, आंसर आएगा डेप्थ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज्ड। सर इसमें लिखा है सर नो करंट फ्लोज, नहीं, करंट फ्लो करता है भैया, करंट डिक्रीज होता है लेकिन करंट फ्लो करता है, क्योंकि यहां पे एक्चुअल में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स चल रहे होते हैं। क्या चल रहे होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रिवर्स बाइस में चलते हैं, इसलिए वहां पे वीक करंट होता है, और चूंकि वीक करंट होता है इसलिए अगर आपको याद हो यहां पे लगाया जाता है माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर फॉरवर्ड बाइस में एक एक बात जो मैं बोल रहा हूं आप लिख सकते हो बेटा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं पूरा आपको चैप्टर करवा रहा हूं। दोबारा बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं रिवर्स बाइस के केस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर चलता है, जबकि फॉरवर्ड बाइस के केस में माइनॉरिटी की जगह मेजॉरिटी चलता है, और चूंकि मेजॉरिटी चलेगा तो यहां पे एमीटर बड़ा चाहिए होगा, इसलिए यहां पे मिली एमीटर लगाया जाता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, मैं इस तरीके से आपको एमसीक्यू पढ़ा रहा हूं ताकि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी ऑप्शन आएगा, कोई भी और क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर सके। खैर फिलहाल इसका आंसर ये तो गलत हो गया, यानी मेरे छठवें का आंसर क्या आने वाला है बेटा, केवल बी। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन लिखा इन सेमीकंडक्टर मटेरियल द मोबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल आर म्यू एंड म्यू ई, विच वन इज ट्रू। तो म्यू ई जो है वो है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और म्यू एच जो है वो है मोबिलिटी ऑफ होल। मोबिलिटी का वैसे जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो उसका फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वीडी की जगह हमने फॉर्मूला दिया था ई टाउ बाय एम इंटू ई से ई कट गया, कितना आ गया, ई टाउ बाय एम, यानी मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द चार्ज कैरियर। भाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो दोनों पे सेम ही होता है। अगर आप बात करो इलेक्ट्रॉन की होल की, तो इलेक्ट्रॉन और होल पे जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है भैया, इलेक्ट्रॉन पे होती है -1.6 × 10⁻⁹, और होल पे कितनी होती है, होल पे होती है सर +1.6 × 10⁻⁹, तो वैल्यू तो सेम ही है। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम चेंज नहीं किया तो टाउ भी कांस्टेंट है, यानी कि साफ दिखाई दे रहा है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब होल और इलेक्ट्रॉन दोनों में से, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं क्योंकि ये पता होनी चाहिए, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, भाई इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो जो यहां पे एम्प्टी स्पेस बन गया हमें उसे होल बोला। यहां से जो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल गया, समझ रहे हो, किसी बॉन्ड से, सिलिकन के बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन तो चला गया, लेकिन जो खाली स्पेस बच गया उसको हमने होल बोला। और बॉर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंगली जो होल होता है वो भी एक चार्ज कैरियर होता है, और उसका मास 1837 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास। यानी कि दोनों में से कौन भारी है, इलेक्ट्रॉन और होल में से कौन भारी है, सर होल भारी है। अगर होल भारी है तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा है बेटा, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, यानी कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल। अगला सवाल आ रहा है बच्चे, बड़ा सिंपल सा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन ऑन डोपिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद फास्फोरस। हाँ ठीक लग रहा है। एल्यूमिनियम ये तो हमारा ट्राइवेलेंट हो गया, बोरॉन भी ट्राइवेलेंट हो रहा है, गोल्ड की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, यानी 8वें का आंसर ए है। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर ध्यान लगाएंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें ऑप्शन ढूंढना कौन सा है, तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजर करंट कैरियर इज इलेक्ट्रॉन। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल इज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अच्छा, होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मैंने क्या लिख दिया, म्यू लिख दिया, एन लिखना था, एन एच और एन ई में से कौन ज्यादा होगा, एन एच ज्यादा होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल इज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन, तो गलत है। मेजर की जगह मेजॉरिटी लिखता ऑप्शन में तो बेहतर होता, बट चलो ठीक है, मेजर भी ठीक है शब्द। मेजॉरिटी करंट कैरियर मोबाइल इज नेगेटिव आइन, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आइन, तो ये भी गलत है। मेजर करंट कैरियर इज मोबाइल होल, हाँ यार ये तो सही लग रहा है। द नंबर ऑफ होल्स exceeds the number of acceptors, number of hole exceeds number of acceptor, number of mobile holes exceed the number of acceptors, acceptor नहीं, गलत है ना ये तो बात भैया। एक्सेप्टर तो वो है जैसे बोरॉन डाला मान लीजिए हमने, तो जितने बोरॉन डालोगे उतने तो होल क्रिएट होंगे,
नहीं समझे आप? देखो मैं इसको एक बार रिपीट करता हूं, मैं आप लोगों को दोबारा से थोड़ा सा वो पढ़ाता हूं, पी टाइप एम टाइप, आपको और ज्यादा समझ में आएगा और क्लैरिटी आएगी और आपको मजा भी आएगा समझने में। जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया था, ये क्या बनाया था हमने, हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने फास्फोरस डाल दिया था बेटा। अब फास्फोरस डालते ही जैसे एक फास्फोरस डाला तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब दो फास्फोरस डालते दो इलेक्ट्रॉन आ जाते, तीन फास्फोरस डालते तीन इलेक्ट्रॉन आ जाते, यानी कि जितने डोनर डालोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे। सिमिलरली जब आप इस फास्फोरस की जगह मान लीजिए आप एल्यूमिनियम डालते या बोरॉन डालते, बोरॉन डाला, जैसे बोरॉन डालते यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चुरा लेता, ये बॉन्ड बना लेता, यहां एक होल क्रिएट हो जाता। अब एक बोरॉन होता तो एक होल बनता, यानी एक होल है तो एक बोरॉन है, एक होल है तो एक एक्सेप्टर है, यानी जितने नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स होंगे उतने ही तो नंबर ऑफ होल्स होंगे। भैया 5 बोरॉन लेके आए पूरे हमारे सिस्टम में, तो 5 बोरॉन ने 5 इलेक्ट्रॉन रोब कर लिए, यानी कि 5 होल क्रिएट हो गए, यानी कि नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, और सिमिलरली नंबर ऑफ डोनर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है लॉजिक, इसके हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 9, ये इसका ऑप्शन गलत हो जाता है, बिकॉज ये कह रहा है कि नंबर ऑफ होल एक्सीड द नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स। नहीं, नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी तो होंगे बेटा। भाई जितने आपने बोरॉन डाले उतने ही तो वो इलेक्ट्रॉन रोब कर लेगा, उतने ही होल क्रिएट हो जाएंगे। आपने 5 बोरॉन डाले, आपके 5 होल क्रिएट हो गए, तो ये दोनों बराबर बराबर तो होंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है बेटा। मेजर करंट कैरियर इज मोबाइल होल। अगला सवाल है बेटा, इसका डायग्राम, ये डायग्राम क्यों नहीं बना हुआ आता यार, भैया डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये लोग डायग्राम भूल जाते हैं यार स्लाइड पे डालने से, चलो कोई नहीं। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो डायग्राम है ये आपके फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है ना, फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। इस फुल वेव रेक्टिफायर में ये मेरा लोड रेजिस्टर है, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है, और यहां पे हमें दो वेवफॉर्म्स दे रखी हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो हमें इनपुट साइकिल दे रखी है ऐसी, जो कि हमें पता है AC वेवफॉर्म, और हमें जो आउटपुट दे रखा है वो दे रखा है ऐसे, करेक्ट। और ये दे रखा है, ये साइकिल A है, हाफ साइकिल को A बोला हुआ है, फिर B बोला हुआ है, फिर C बोला हुआ है, फिर D, फिर E और फिर F। ये ऐसे हमें वेवफॉर्म बना रखी है। तो सवाल पढ़ लेते हैं बच्चों, सवाल क्या लिखा है? सवाल में लिखा है full wave rectifier along with the input and output voltages are shown in the figure. The contribution of the output voltage from diode 2, डायोड 2 की वजह से किस किस का आउटपुट आएगा। देखो सबसे पहली बात, जैसे हम लोग पढ़ते थे, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके AC को DC में कन्वर्ट करता है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करेंट टू द डायरेक्ट करेंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू द डायरेक्ट वोल्टेज इज कॉल्ड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जब भी हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा तो कंडक्ट करेगा, रिवर्स बाइस है तो कंडक्ट नहीं करेगा। बड़ा सिंपल सा रूल है, फॉरवर्ड बाइस है तो कंडक्ट करेगा, रिवर्स बाइस है तो कंडक्ट नहीं करेगा। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर, तो अकॉर्डिंग टू थियरीज व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बाइस वो कंडक्ट करता है, आउटपुट आता है, और जब वो रिवर्स बाइस होता है तो कंडक्ट नहीं करता, आउटपुट नहीं आता। तो इमेजिन कीजिए कि ये पॉजिटिव साइकिल सबसे पहले यहां पे आई, तो जैसे ही पॉजिटिव साइकिल यहां पे आई, डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस हो गया। जैसे डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस हो गया, यहां पे नेगेटिव साइकिल मान लेता हूं मैं, तो ये फॉरवर्ड बाइस हुआ तो आउटपुट आएगा। तो ये जो आउटपुट है वो D1 डायोड की वजह से आएगा, D1 डायोड की वजह से आउटपुट आएगा। फिर जब नेगेटिव साइकिल आई बेटा, नेगेटिव साइकिल आई तो यहां पे नेगेटिव आया, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया। अब D2 कंडक्ट करेगा, D2 फॉरवर्ड बाइस हो गया, आउटपुट आएगा, लेकिन ये आउटपुट किसकी वजह से आएगा? ये आउटपुट D2 की वजह से आएगा।
फिर जब अगली पॉजिटिव साइकिल आएगी तो अगेन ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यानी ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो करंट का करवाएगा, और फिर आउटपुट जो है वो D1 की वजह से आएगा, फिर D2 की वजह से आएगा, फिर D1 की वजह से आएगा, फिर D2 की वजह से आएगा। अब सवाल ये हमें पूछा गया है कि बताओ डायोड 2 की वजह से कौन कौन से आउटपुट आएंगे। तो जो B है वो हमारा D2 की वजह से आएगा, जो D है वो D2 की वजह से आएगा, जो F है वो D2 की वजह से आएगा। तो ऑप्शन में A से लेकर D तक दे रखा है, यानी कि इनका तो कोई यूज था ही नहीं, ये बनाने का फायदा था ही नहीं। खैर, तो B और D हमारा आंसर होगा, तो B और D हमारा आंसर है। A और C जो है वो D1 की वजह से है ऑफ कोर्स, B और C तो भैया अलग अलग हो गए, A और D भी बेटा अलग अलग हो गए। अगर मुझसे पूछा जाए ना कि भैया बताओ D1 की वजह से कौन आएगा, तो D1 की वजह से क्या हो गया, A और C होगा, तो आंसर A हो जाता। खैर फिलहाल 10वें का आंसर क्या है, 10वें का आंसर बेटा B है, 10वें का आंसर B है। चलिए बेटा अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल लिखा है, बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से बस पढ़ना पड़ेगा बिकॉज लंबा है, क्योंकि ऑप्शन सारे पढ़ने पड़ते हैं, ऑप्शन सारे पढ़ने पड़ते हैं। सवाल पढ़ेंगे बेटा, क्या लिखा है। सवाल लिखा है एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एन टाइप सेमीकंडक्टर में अब मैंने जितना भी पीछे पढ़ाया ना बच्चों, देखो 30 मिनट वाली क्लास को हो गए और सिर्फ 11 हमने क्वेश्चन करे हैं। 33 मिनट्स में 11 क्वेश्चन, यानी कि 3 मिनट के आसपास हमारी एवरेज आई है। ये भी खत्म हो जाएगा कोर्स अभी, लेकिन आप देखो उस हर एक क्वेश्चन को मैंने कैसे पढ़ाया है वो जरूरी है। हर एक क्वेश्चन में मैंने समझाने की कोशिश करी है। हो सकता है आपने बेसिक थोड़ा सा पढ़ रखा हो तो आपको और अच्छा आया हो सकता है अगर आपने बेसिक भी ना पढ़ रखा हो तो भी आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो ये लेक्चर्स इसलिए बनाया गया है कि अल्टीमेटली आखिरी टाइम पे आपको जो भी मेरी तरफ से हेल्प हो सके वो मिल सके। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में बेटा फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन से सही है। तो लिखा है इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, पेंटावलेंट आर डोपेंट्स। सही कह रहा भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और डोपेंट कौन होता है, डोपेंट सर पेंटावलेंट प्योरिटी होती है, तो बिल्कुल सही लग रहा है यार। अगला देख लेते हैं, होल्स आर माइनॉरिटी, हाँ ठीक है, एंड पेंटावलेंट आर डोपेंट गलत हो गया ना। होल्स आर माइनॉरिटी ये तो ठीक है, बट पेंटा नहीं, होल्स आर माइनॉरिटी एंड पेंटावलेंट्स आर डोपेंट, ठीक तो लग रहा है यार। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी एंड पेंटावलेंट्स आर डोपेंट। दोबारा भैया, एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, हाँ सही है। पेंटावलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, हाँ ठीक है। यहां पे क्या लिखा, होल्स आर माइनॉरिटी एंड पेंटावलेंट एटम्स आर डोपेंट, सही तो लिखा यार। होल्स आर मेजॉरिटी गलत लिखा है सर। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी ये सही लिखा, बट ट्रायोलेंट एटम डोपेंट नहीं। हमारा ऑप्शन सेकंड में क्या गलती है, हम कुछ गलत पढ़ रहे हैं क्या यार। होल्स आर माइनॉरिटी, होल्स आर माइनॉरिटी, होल्स आर माइनॉरिटी ठीक तो लिख रहे हैं यार। ऑप्शन ए तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, अगर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी तो होल्स आर माइनॉरिटी ठीक लिखा है। पेंटावलेंट डोपेंट आर एटम, पेंटावलेंट एटम्स आर डोपेंट, हाँ ठीक लिखा है। दोनों सही लग रहे हैं यार मुझे तो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। यहां तो क्वेश्चन ये होता कि होल्स आर मेजॉरिटी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, लेकिन क्या ये ऑप्शन अभी सही है क्या, जरा चेक करो, चेक करो ये ऑप्शन सही है क्या। होल्स आर माइनॉरिटी, भाई अगर हमारे पास पी एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं, यानी होल्स माइनॉरिटी हैं। एन टाइप में पेंटावलेंट एटम ही हमारा डोपेंट होता है, तो ये तो दोनों में सही लिख रखा है और ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन ए और बी है। क्वेश्चन गलत है गाइस, यहां पे मेजॉरिटी होना चाहिए था, यहां पे मेजॉरिटी होना चाहिए था तो बात बन जाती। क्वेश्चन गलत है, वैसे तो इसका आंसर ए और बी दोनों ही है ना, ठीक है ना। तो भैया ऐसा है, इसका आंसर जो है ये क्वेश्चन गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ठीक लिखा है यार, होल्स माइनॉरिटी तो होते हैं, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बना तो होल्स माइनॉरिटी हो जाएंगे, हाँ सही लिखा है। एक्चुअली में क्वेश्चन होना चाहिए था होल्स आर मेजॉरिटी, होल्स आर मेजॉरिटी एंड पेंटावलेंट आर डोपेंट, तो वो शायद ठीक हो जाता, फिर ए ही होता। फिलहाल के लिए तो मेरा आंसर ए और बी दोनों ही है बेटा। चलो सर, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, आपको एक अपना आंसर मार्क कर देना है, बाकी जो है वो आपको जो मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे, उसके फुल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट अटेम्प्ट करना जी है बहुत जरूरी है, अटेम्प्ट करना जरूरी है। अब हमें बताना है कि भैया कि फॉरवर्ड बाइसिंग है कौन से डायोड की। यहां पे आपको 4 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं और 4 डायग्राम में से हम बताना है कि फॉरवर्ड बाइसिंग कब होती है। तो आपका बड़ा सिंपल सा एक रूल है, इसको मैं पी के रूल बोलता हूं, है ना। तो रूल है वीपी माइनस वी एन निकाल लो। क्या निकाल लो, वीपी माइनस वी एन, यानी कि पोटेंशियल एट पॉजिटिव साइड माइनस पोटेंशियल एट नेगेटिव साइड निकाल लो। और अगर तो ये पॉजिटिव आ जाए वैल्यू में तो आप फॉरवर्ड बाइस बोल देना आंसर,
और अगर ये नेगेटिव हो जाए तो आप इसको रिवर्स बायस आंसर बोल देना। तो शुरू करते हैं। यहां पे ये 0 वोल्ट से कनेक्टेड है, ये P है बेटा, आपको सबको पता है, और जो ये बार लगा होता है ये N है। तो जो VP है वो 0 है। अच्छा, 0 और अर्थ, यानी कि अगर इसकी जगह ऐसे अर्थिंग की होती तो भी एक ही बात होती है, ठीक है ना, वो आप याद रखिएगा। तो अगर मैं यहां से VP माइनस VN निकालूंगा तो आ जाएगा 0 माइनस ऑफ -2, दिस बिकम्स +2 वोल्ट। +2 वोल्ट यानी फॉरवर्ड बायस, ये आंसर आने वाला है, पक्का है। आगे निकाल लेते हैं। ये लिखा -4 माइनस ऑफ -+3, कितना हो गया, -1 वोल्ट, रिवर्स बायस है ये, है ना, तो ये आंसर नहीं है ऑफ कोर्स। ये कितना हो गया, 3 -5 -2 वोल्ट, रिवर्स बायस है ये भी। ये कितना है, -2 माइनस ऑफ 2, कितना हो गया, -4 वोल्ट, कितना हो गया, रिवर्स बायस। तो मेरा आंसर फॉरवर्ड बायसिंग में कौन सा है, हमारा फॉरवर्ड बायसिंग का ऑप्शन ए सही है बेटा। अगला सवाल आ रहा है बेटा, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज दिस एंड होल डेंसिटी इज दिस, यूज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर दिस। नाउ वी हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला टू लर्न दैट द कंडक्टिविटी, यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला, आपको ना फॉर्मूला रट्टा लगा लेना है बेटा, ठीक है ना, इसका डेरिवेशन भी है, एग्जाम में आ सकता है। तो जो कंडक्टिविटी होता है उसका फॉर्मूला होता है E टाइम्स म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच। फॉर्मूला याद कर लो, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज E टाइम्स म्यू ई, म्यू का मतलब क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एन ई क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल, एंड एन एच नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। अगर कभी, ये तो भैया हमारा जो है हमारा सेमीकंडक्टर के लिए हो गया, मान लीजिए अगर मैं बोलूं इसमें इलेक्ट्रॉन्स वाला भी है, इसके अंदर होल्स भी हैं, अगर मैं बोलूं कि यार मान लीजिए हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, उसके लिए बताओ क्या होगा। तो प्योर सेमीकंडक्टर के लिए Ne और NH की वैल्यू बराबर हो जाती है, तो उस केस में NeNH N बना के बाहर निकल जाता है। अच्छा, मान लो सर ये सेमीकंडक्टर जो है पीएन जंक्शन डायोड नहीं है, ये मान लीजिए सर पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो क्या होगा, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, सारा होल वाला हट जाएगा। अगर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो हम सॉरी, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा। लेकिन अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर तो सर ये वाला हट जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो फिर ये वाला टर्म हट जाएगा, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल ज्यादा होते हैं तो फिर ये नहीं कि फिर इलेक्ट्रॉन वाला हट जाएगा। तो वाइस वर्सा आप कर सकते हैं। लेकिन जो मैं प्योर सेमीकंडक्टर कह रहा था ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्योर सेमीकंडक्टर होगा तो Ni और NH की वैल्यू बराबर होगी, वो बाहर आ जाएगा। अभी फिलहाल सिर्फ सेमीकंडक्टर बोला है। तो शुरू करते हैं, मैथ्स है, बाकी तो कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ आपको मैथमेटिक्स करनी है। E की वैल्यू सिग्मा में निकालना है, वैल्यू सारी दे रखी है बेटा, 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय म्यू ई, म्यू ई कितना है 2.3, देख रहे हो म्यू कितना है 2.3, मल्टीप्लाई बाय नंबर डेंसिटी, चेक करो कितना है, नंबर डेंसिटी दे रखा है 5 × 10⁻12 है ना, 5 × 10⁻12 सेंटीमीटर क्यूब है बेटा। अगर आप यहां पे देखोगे तो मोबिलिटी जो है मीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, -6 से नहीं बे 6 से, तो 5 × 10⁻16 हो जाए, 18 हो जाएगा, तो 5 × 10⁻18 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, 5 × 10⁻18 हो जाएगा। आगे प्लस म्यू एच की वैल्यू कितनी है, म्यू एच की वैल्यू है सर 0.01 मल्टीप्लाई बाय 8 × 10⁻13 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो अगेन इसमें 10⁻6 ऐड हो जाएगा, तो 8 × 10⁻19 हो जाएगा। सही है। तो इसे कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो इट इज काउंट एज 1.968 समवेयर, कैलकुलेशन इजी आप कर सकते हो। दिस इज माय आंसर। इस क्वेश्चन में गलती होने का सार बस कहां होते हैं, आप इसकी कन्वर्जन जो है गलत कराते हो। ये कन्वर्जन कि सब आप कन्वर्जन करते ही नहीं हो, आप इसकी वैल्यू यहां पे सीधा 5 × 10⁻12 डाल देते हो, तो आंसर गलत आएगा आपका, है ना, ये सीधा डाल देते हो, बिकॉज ये सेंटीमीटर में दे रखे हैं सारे और ये मीटर में दे रखे हैं, तो कन्वर्ट करना जरूरी है। 1.968 आंसर आएगा। एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लगा रहे हो बेटा ऑप्शन ए सही। अगेन बेटा वही VP - VN वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज रिवर्स बाइस्ड, रिवर्स बाइस देखना। अच्छा देख लेते हैं, ये 0 है ना, जहां जहां अर्थिंग है मैं 0 लगा देता हूं, जहां जहां अर्थिंग है 0 लगा दो। चलो जी, VP - VN 0 माइनस ऑफ 5 कितना आ गया -5, रिवर्स बाइस, ये तो आंसर ही आ गया पहले में। इसको देख लेते हैं, VP -5
माइनस माइनस प्लस 12 कितना आ गया 7 वोल्ट, फॉरवर्ड बाइस आ रहा है ये, ठीक है। ये बताओ पॉजिटिव से 10, 10 माइनस ऑफ 5 प्लस 5, फॉरवर्ड बाइस है ये भी। इसको देख लेते हैं, 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 10 कितना हो गया 10 वोल्ट, यानी कि 10 वोल्ट, यानी कि अगेन फॉरवर्ड बाइस। तो आंसर क्या आ गया, रिवर्स बाइस कौन से वाला है, रिवर्स बाइस जो है ऑप्शन ए है। एक बार आपको समझ में आ गया बात खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है इफ फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट इज ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज स्पीड, 50 हर्ट्ज की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल। देखो इस क्वेश्चन में जो गलती बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, उस पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सिखा देता हूं। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में आपको अंतर पता होना चाहिए। मैं डायग्राम भी आप लोगों के लिए बना देता हूं। अगर मान लीजिए हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में बस एक ही डायोड का इस्तेमाल होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड्स का इस्तेमाल होता है ऐसे। अब जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ये इसका इनपुट है, इनपुट तो बेटा ऐसे ही होता है हमेशा, एसी है, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट आता था ऐसे, इस तरीके से, यानी सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव साइकिल्स का आउटपुट ही आएगा। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट आता था ऐसे, इस तरीके से। मैं आपको जो बता रहा हूं उसको समझिएगा। एक टर्म होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को मैं अलग तरीके से समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, सब ये देख लो, नंबर ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल कितनी है, नंबर ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल कितनी है एक टाइम पीरियड में। अब एक टाइम पीरियड कितना हुआ, यहां से चला यहां पर आ गया, इसे एक टाइम पीरियड बोलते हैं। इसके एक टाइम पीरियड में कितने पॉजिटिव साइकिल हैं, एक पॉजिटिव साइकिल है। अच्छा यहां पे देखो, यहां से लेके यहां तक ये तो टाइम पीरियड है, इसमें कितनी पॉजिटिव साइकिल है, इसमें भी अभी भी एक ही है, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी यहां थी उतनी फ्रीक्वेंसी यहां पे भी है। सिंपल रूल है कि नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं फुल रेक्टिफायर में, अब यहां से यहां एक साइकिल है पूरी, इसमें एक पॉजिटिव साइकिल है, फ्रीक्वेंसी जो भी इसकी एफ मान लेते हैं। लेकिन अगर मैं यहां देखूंगा तो यहां पे इतने ही टाइम पीरियड में एक ही साइकिल में 2 पॉजिटिव साइकिल है, यानी यहां से 1 की जगह 2 हो गई, यहां फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। तो जवाब क्या बना कि भैया जो हमारा आउटपुट होता है फुल रेक्टिफायर का, उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है। तो अगर यहां फ्रीक्वेंसी एफ है इनपुट की, तो यहां पे आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी एफ ही होगी। यहां पे फ्रीक्वेंसी एफ है तो यहां पे फ्रीक्वेंसी 2f हो जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे। आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इन फुल वेव रेक्टिफायर डबल हो जाती है। अब होता क्या था, अगर आपने इसका पूरा लेक्चर पढ़ा है मेरे से, और उसका मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी लेक्चर पढ़ा हुआ है, तो वहां से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं सेमीकंडक्टर का। यहां पे जब हम इसके क्रॉस एक कैपेसिटर लगा के इसे फिल्टर करते हैं, इसको हम फिल्टर सर्किट बोलते हैं, कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट, तो जो आउटपुट आता था वो ऐसे आता था। एनसीईआरटी में बना हुआ है इसका डायग्राम, ऐसे देख रहे हो, इस तरीके से। कि भैया थोड़ा और बेहतर बनाता हूं, मेरे को बेसिकली ऐसे था, इस तरीके से आता है आउटपुट। तो आउटपुट में ऐसे आप देख रहे हैं एक ऐसे अनवांटेड सी वेरिएशंस आ रही हैं, इनको बोलता है रिपल्स। क्या बोलते हैं, रिपल। भाई कांस्टेंसी नहीं है, वैसे अगर डीसी होता तो बिल्कुल सीधा कांस्टेंट होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या इनके अंदर क्या है, रिपल्स हैं। तो कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल्स हमें बतानी है। तो जब हमें बोला गया कि फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी 50 है और रिपल की फ्रीक्वेंसी बताओ, तो रिपल का मतलब इसका इनपुट थोड़ी ना होगा, रिपल का मतलब इसका आउटपुट होगा। रिपल्स का मतलब होता है द वेरिएशन दैट कम्स इन द आउटपुट। भैया जब आपका ये फुल रेक्टिफायर से रेक्टिफाई हो गया, आपने इसे कैपेसिटर से पास करवाया, और इसमें से जो भी आपका एसी था उसे फिल्टर आउट करके मोस्टली डीसी बनाने की कोशिश करी। लेकिन डीसी में भी वो कंप्लीट डीसी नहीं है, उसमें अभी भी कुछ रिपल्स आते हैं। ये जो ऐसी वेरिएशन, एक्चुअल में एसी से डीसी बनाने के लिए डीसी ऐसा नहीं चाहिए था। हमारा जो फुल रेक्टिफायर है उससे आउटपुट ये आया, उसको मैंने पास करा कैपेसिटर से, कैपेसिटर के पास करा, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी ऐसा ना चाहिए था, बट ऐसा नहीं आया। कैसा आया, उसके अंदर क्या आए, उसके अंदर कुछ रिपल्स आए। तो वो कुछ ऐसा आया, आउटपुट ऐसा आया कुछ, ये रिपल्स होते हैं। तो रिपल्स किस में आते हैं, ऑफ कोर्स रिपल्स आउटपुट में आते हैं।
तो अगर हमारी फुल वेव रेक्टिफायर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यहां से 50 है, तो ऑफकोर्स इसकी 100 होगी, तो ये भी तो 100 ही तो होगी, तो आंसर क्या होगा इसका 100 हर्ट्ज। तो फुल वेव रेक्टिफायर को अगर ऑपरेट कर रहे हैं 50 हर्ट्ज पे, तो उसके आउटपुट की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है रिपल बोल दिया तो आउटपुट बोल दिया ना, मतलब कोई बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चा बोलता है पीछे वाली बता दूं क्या, पीछे वाली तो 25 आंसर होगा क्या, ये नहीं सर, ये आंसर नहीं है, रिपल बोला तो आउटपुट की बोल रहा है वो। आंसर कितना होगा बेटा 100 हर्ट्ज होगा, आंसर 100 हर्ट्ज होगा। तो सेमीकंडक्टर का पार्ट 2 शुरू करते हैं, और पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक सेमीकंडक्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 बेहद इजी सवाल, बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो मालूम है सिलिकॉन का बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक डायग्राम चाहिए रहेगा। डायग्राम मैं यहां पे आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूं। सर्किट डायग्राम है कुछ इस तरीके से, ये डायोड है, यहां पे ये रजिस्टर है, और नीचे एक हमने बैटरी लगा रखी है, इसकी वैल्यू है 3.5 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है 100 ओम का, और ये हमारा डायोड है। तो सवाल पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सवाल पढ़ने से पहले आप एक चीज और देखिएगा बच्चों कि जो डायोड है ना वो फॉरवर्ड बाइस में है या रिवर्स बाइस में है। आप देख रहे हो ना, जो डायोड है, डायोड वो आपका फॉरवर्ड बाइस में लगा हुआ है, बिकॉज इसका P जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो लिखा है द डायोड इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रजिस्टर R विच इज गिवन हियर 100 एंड एन EMF ऑफ 3.5 वोल्ट। यहाँ पे EMF रखिए कितनी 3.5 वोल्ट। If the barrier potential developed across diode is 0.5, बैरियर जो लगा हुआ है वो 0.5 इसके क्रॉस है, डायोड के क्रॉस जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो कितना है 0.5 वोल्ट है। हमें बताना है करंट इन द सर्किट विल बी, करंट कितना होगा। करंट का फॉर्मूला I का फॉर्मूला V अपॉन में R ही होगा, लेकिन जो नेट V है वो 3.5 वोल्ट नहीं है, क्योंकि जब भी किसी डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाया जाता है तो जो नेट वोल्टेज होती है वो होती है एक्सटर्नल वोल्टेज माइनस जो बैरियर वोल्टेज होती है। यानी कि यहां पे बैरियर लगा रखी है 0.5। आपको याद होगा मैंने अभी पीछे लेक्चर में पढ़ाया था कि फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में जो नेट बैरियर है वो कम हो जाता था, वो V0 माइनस VB हो जाता था फॉरवर्ड में, और रिवर्स में वो एड ऑन हो जाता है V0 प्लस VB। इसी वजह से जो बैरियर की हाइट थी वो बढ़ती या घटती जाती है। चला सा एक काम करते हैं, उस क्वेश्चन पे चले जाते हैं। वो क्वेश्चन हमने कहाँ किया था, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन आप रिलेट कर लोगे वो जरूरी है। ये रहा क्वेश्चन, यहां पे बात चल रही थी ना, ये तो अनबाइज्ड है, लेकिन जैसे ही मैं फॉरवर्ड बाइस लगाऊंगा ये VB की जगह V0 माइनस VB हो जाएगा, जो आपने बाहर से लगाया, यानी इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा फॉरवर्ड में। जैसे कि मान लीजिए बाहर से हमने V0 लगाया तो V0 माइनस VB, इट कैन बी समटाइम्स VB माइनस V0, कई बार होता है कि आपने बाहर से कम लगाया हो, तो इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली। और जब आपने फॉरवर्ड बाइस लगाया तो दोनों का डिफरेंस, जब रिवर्स बाइस लगाया तो दोनों का सम, दैट विल बी द नेट पोटेंशियल। इसीलिए जो हमारा ये क्वेश्चन यहां पे बना है ये वाला, इसमें जो नेट पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल उसकी वैल्यू हो जाएगी V0 माइनस VB विच विल बी 3.5 माइनस 0.5 यानी कि 3 वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस दिस विल बी 3 वोल्ट। अच्छा, नेट रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो नेट रेजिस्टेंस यहां पे सिर्फ और सिर्फ 100 ओम ही है, बिकॉज ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस दे रखा है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में जो डायोड है उसका भी फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस दे रखा होता है, क्योंकि आपको याद होगा फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस कम होती है लेकिन कुछ होती है। सर यहां तो दे नहीं रखी, तो ये आइडियल डायोड है बच्चों। आइडियल डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस देता ही नहीं है। अगर सर ये आइडियल दे रखा होता, जो कि दे रखा है, तो यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ डायोड की बात ही नहीं होगी। अन्यथा रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बाइस या फॉरवर्ड बाइस डायोड रेजिस्टेंस मेंशन की हुई होती है।
0.5 ओम, 1 ओम, कुछ भी हो सकती है, 20 ओम, 25 ओम। मुझे याद आ रहा है कि सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है 2023 के, कि जो हमारा डायोड है उसका फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस 25 ओम दे रखा है। तो अगर वो दे रखा होता तो ये 100 प्लस 25 125 ओम नेट रेजिस्टेंस हो जाता, लेकिन अभी नहीं है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि नेट रेजिस्टेंस इज 100 एज नो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड, नो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड। अगर डायोड ने कुछ रेजिस्टेंस देती या देता तो वो रेजिस्टेंस मेंशन होती, वो आपस सीरीज में जोड़ देना। कहीं आइडियल भाई इनमें रेजिस्टेंस दे ही नहीं रखी, यानी ये आइडियल डायोड है। तो मेरे लिए नेट रेजिस्टेंस ये हो गई, नेट वोल्टेज ये हो गई। तो आई कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 100, यानी 3 टेन टू द पावर -2। तो ऑप्शन तो ये मैच कर रहा है, बिकॉज दिस बिकम्स 30 टेन टू द पावर -3, यानी 30 मिली एम्पियर। सो दिस इज माय आंसर, ऑप्शन ए। अगला सवाल 2023 में आया हुआ है, एंड अगेन ये वही क्वेश्चन तो है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। आप देखो ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ा है। क्या लिखा है इसमें, लिखा है द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जंप अ फॉरबिडन गैप इन सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर। सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप की वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए वैलेंस बैंड से ऊपर कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए, 1.1 चाहिए, तभी तो जंप कर पाएगा। यानी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सही है सर, रेजिस्टिविटी पहला क्वेश्चन ही मैंने आज क्लास में आपको कराया, और ये 2000 आप देख रहे हो 23 का क्वेश्चन है। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कम होती है तो रेजिस्टेंस भी कम होती है, ठीक बात है सर। और उसका रिलेशन जो मैंने आपको बताया वो बताया था m अपॉन में NE स्क्वायर टाउ होता है बच्चों, ME ये कांस्टेंट है, टाउ का इंपैक्ट बहुत छोटा है, तो जो इंपैक्ट n का है वही इंपैक्ट रो पे पड़ेगा। यानी जो टाउ का इंपैक्ट है वो कंसिडर नहीं करते हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम का इंपैक्ट कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत नेग्लिजिबल स्मॉल होता है। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया फॉर एग्जांपल, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया ना, और ये घट गया तो उसके हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत कम होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, नंबर डेंसिटी इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। दोनों के इंपैक्ट उल्टे हैं, लेकिन इसका लिया जाता है, इसका इंपैक्ट नहीं लिया जाता, बिकॉज ये बहुत कम इंपैक्ट होता है। खैर हमें पता है रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। रीजन लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल इंक्रीजेस इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद अ राइज इन टेम्परेचर। हमारा जो टेम्परेचर बढ़ाया उससे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स इंक्रीजेस। भाई आप खुद सोचो, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करना शुरू हो गए। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पे एक होल आ गया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया जंप करके, एक होल आ गया, सही है कि नहीं है। तो हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड है वो इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन हां ये बात भी सही है कि जितने यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने ही यहां पे होल्स भी आ जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं और होल्स भी बढ़ रहे हैं, यानी कि द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल इंक्रीजेस इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद राइज ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल सही है सर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ रही है, हां बढ़ रही है, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, होल भी बढ़ रहे हैं। असर्शन तो ठीक है, रीजन भी ठीक है, यानी दोनों ट्रू हैं, बोथ ट्रू, और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, यानी ऑप्शन कौन सा बन जाता है, ऑप्शन ए यहां पे बन जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल। हां भाई सही कह रहे हो बिल्कुल, एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ होल जो है वो कम होती है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, बट क्रिस्टल मेंटेन्स ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी। ठीक है बात, न्यूट्रलिटी क्यों रहती है, आप याद करो मैंने पढ़ाया क्वेश्चन नंबर 6-7 जो भी था, कि जो डोनर था उसका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज से बैलेंस हो गया। रीजन में क्या लिखा है, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
डोनेटेड बाय अ डोनर एटम इज जस्ट इक्वल टू अपोजिट टू दैट ऑफ आयनाइज्ड डोनर। आयनाइज्ड डोनर यानी जिस पे आयन आया, बट ठीक कह रहा है, यही तो इसका रीजन भी है। तो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है। यानी ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बच्चों यहां पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 आप देख रहे हो, 2020 का सवाल है। सवाल क्या लिखा है? इन एन टाइप सेमीकंडक्टर डोनर एनर्जी लेवल। अब मैं आपको एन टाइप और पी टाइप दोनों के एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं। जैसे हमें मालूम है कि ये हमारा, मान लीजिए एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो ये हमारा बना दिया हमने कंडक्शन बैंड, ये बना दिया हमने वैलेंस बैंड, और ये हमारा बन गया बच्चों एनर्जी गैप। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी मैं कुछ बना देता हूं पहले से डायग्राम। ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, और ये हमारा एनर्जी गैप Eg, ठीक है ना। ये मैं बनाऊंगा पी टाइप के लिए। एक एक करके बात करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल रहे हैं। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते ही, यानी कि आर्सेनिक डाल दिया, एंटीमनी डाल दिया, आपने फास्फोरस डाल दिया, ये डालते ही आपका 1/5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देता है वॉइड में, वो जाके फ्री होके वहां बैठ गया। लेकिन वो कंप्लीटली फ्री नहीं है। क्यों नहीं है फ्री? भाई मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमने क्या किया? हमने फास्फोरस लिया बेटा, फास्फोरस को हमने सिलिकॉन की जगह रिप्लेस करके वहां बैठा दिया, वो 5 इलेक्ट्रॉन लेके आया, 4 तो उसने अपने अपने बॉन्ड बना लिए, एक फ्री था, उसने उसे डोनेट कर दिया। लेकिन जैसे उसने उसे डोनेट किया वॉइड में, वो कंप्लीटली फ्री नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कंप्लीटली फ्री? क्योंकि हमारे डोनर पे पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, उस पर नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में अट्रैक्शन रहेगा हमेशा, यानी ये कंप्लीटली फ्री नहीं है। कंप्लीटली फ्री नहीं है, इसलिए कंडक्शन बैंड में नहीं होंगे। कंडक्शन बैंड में बस वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंप्लीटली फ्री होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट किया उसने कोई बॉन्ड भी नहीं बना रखा, बिकॉज अगर वो बॉन्ड बनाता तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं वैलेंस बैंड में होता, भाई वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे फास्फोरस ने या एंटीमनी ने या आर्सेनिक ने डोनेट किया, ना तो ये कंप्लीटली फ्री है। अगर ये कंप्लीटली फ्री होता तो ये कंडक्शन बैंड में होता, ना ही ये बॉन्डेड है, क्योंकि अगर बॉन्डेड होता तो ये वैलेंस बैंड में होता। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपना एक नया एनर्जी लेवल बना लेता है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, जिसकी वजह से मैं यहां पे एक एनर्जी लेवल बनाता हूं, इसका नाम होता है डोनर एनर्जी लेवल, एंड दैट लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। कितना बिलो सर? ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे ही पाया जाता है, यानी यहां पे हमारा वो इलेक्ट्रॉन आएगा। इस एनर्जी लेवल को नाम क्या दिया बच्चों? डोनर एनर्जी लेवल। और इस डोनर एनर्जी लेवल का एक नाम और होता है, जो है हमारा क्या? जो है हमारा एक फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी क्यों होता है? बिकॉज बहुत नीचे, जरा सा नीचे होता है, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होता है, इसलिए से फर्मी एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम ट्रैवलेंट इंप्योरिटी डालते हैं। ट्रैवलेंट इंप्योरिटी डालते ही क्या बनता है? ट्रैवलेंट इंप्योरिटी डालते ही वो एक सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है, वहां पे एक होल क्रिएट होता है, और होल क्रिएट होते हैं कहां पे बेटा? वैलेंस बैंड में। इसलिए उसे अपने इलेक्ट्रॉन को भैया यहां पे होल क्रिएट करना है। होल क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जम कर जाता है, उसे यहां जम करने की जरूरत नहीं है, यहां वो होल क्रिएट कर देता है और यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इस एनर्जी लेवल को बोलते हैं अपन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्या नाम बोलते हैं इसको बेटा? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, दैट लाइज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। कितना ऊपर? 0.01 से लेके 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए कि आपका डोनर एनर्जी लेवल और आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहां लाई करता है। और एनसीईआरटी में बहुत अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन, और मैंने अपने लेक्चर में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है कि वाइट लाइज जस्ट बिलो द डोनर एनर्जी लेवल, कंडक्शन बैंड सॉरी, एंड वाइट लाइज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। बट ये ध्यान रखना कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर एक डोनर एनर्जी लेवल बनता है दैट लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनता है दैट लाइज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। तो सवाल क्या बच्चों यहां पे दे रखा है हम लोगों को? सवाल दिया हुआ है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर एनर्जी लेवल कहां बनता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप देख रहे हो डोनर एनर्जी लेवल कहां बनता है? इट लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ये सही आंसर है। एट द सेंटर तो गलत है, अबव तो गलत है, कंडक्शन बैंड गलत है। तो आंसर ऑप्शन यही बनेगा सर, बी बनेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल लिखा है व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इंक्रीज देन। अगर आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा? तो अगर आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू
कंडक्शन बैंड, है ना भाई। होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, आपके थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। भैया दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर में से होता कौन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारा वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल से ज्यादा होती हैं। लेकिन चूंकि आप क्या कर रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। आप टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ऑलरेडी पहले ही यहां पे डोनर एनर्जी लेवल है, हाँ सर है, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे या डोनर पे कहीं ना कहीं जाएंगे, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी बनेंगे और होल्स भी क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो थर्मली जनरेटेड, क्या बोल रहा हूं, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल्स के नंबर बढ़ते हैं। और भैया इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही बढ़ा हुआ होता है, एक्चुअल में तो माइनॉरिटी बढ़ना शुरू हो जाता है। भैया देखो, पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इस पे क्या ज्यादा है, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यानी कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन तो बढ़े, चलो ठीक है, लेकिन होल बढ़ गए। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से एन टाइप सेमीकंडक्टर में लिख देता हूं, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड then thermally generated minority carriers increases, thermally generated minority carrier increases। तो मैंने ये आपको आंसर बता दिया है, बस आपका होमवर्क है, इसको अपने आप मार्क करेंगे, ठीक है। चलो, तो 22वें का आंसर अपने आप मार्क करेंगे, मैंने आपको रीजनिंग दे दी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा सवाल मुझे लगता है। इसमें लिखा है कि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है पीएन जंक्शन की वो 0.7 है, ठीक है, 0.7 हमें थ्रेशोल्ड दे रखी है। हमें बोला गया हमें टाइप ऑफ बाइसिंग बतानी है, कौन सी हो रखी है, और हमें बताना है इसमें करंट क्या होगा। आप साफ देख पा रहे हैं बच्चों डायग्राम में कि ये जो पी टाइप है इससे पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, एन से नेगेटिव जुड़ा हुआ है। फॉरवर्ड बाइस तो पक्का है नहीं, ये दो ऑप्शन तो है ही नहीं। लेकिन जब यहां पे फॉरवर्ड बाइसिंग लगाई हुई है, अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पे डायोड की रेजिस्टेंस नहीं दे रखी, सब पता था डायोड की रेजिस्टेंस को दे नहीं रखी जो आप बता रहे थे। तो नेट रेजिस्टेंस कितनी है यहां पे, नेट रेजिस्टेंस बचा कहता सर 100 है। नेट वोल्टेज कितना है सर यहां पे, बचा कहता सर 0.5 है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई सर, आई की वैल्यू आ गई सर V अपॉन में R, यानी कितना आ गया 0.5 डिवाइड बाय 100, यानी कितना आ गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, यानी कि 5 मिली एम्पियर। बच्चा कहता सर आंसर सी है, आंसर सी भी नहीं है बच्चों। क्या सर आंसर तो यही आ रहा है, आंसर ये नहीं है बेटा। अब जरा चेक करो, आपके पास जो डायोड है उसका थ्रेशोल्ड दे रखा 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, और आपने बाहर लगा रखा है 0.5 वोल्ट। यार जब तक आप 0.7 नहीं लगाओगे फॉरवर्ड बाइसिंग में, जब तक आप 0.7 नहीं लगाओगे आपका करंट तो लगभग 0 ही रहेगा ना। 0.7 पे तो वो शूट होना शुरू होता है। सर पीछे जब आपने क्वेश्चन कराया था पिछले पार्ट में, तो उसमें क्या था बच्चों, उस वाले क्वेश्चन में, उस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में आप देखो इसके क्रॉस इसका बैरियर 0.5 था और आपने बाहर से 3.5 वोल्ट लगाया था। अगर आप यहां पे 0.3 वोल्ट लगाते, काम ही नहीं करता, करंट ही फ्लो नहीं करने देता, ये इसका आंसर यहां 0 होता। जैसे कि यहां पे आंसर 0 आने वाला है, क्योंकि जब तक आपने 0.7 नहीं लगाया तब तक तो ये शूट ही नहीं करेगा, तब तक तो करंट ही नहीं आएगा। अब याद करो 0.7 आते ही शूट करेगा, यानी आपको करंट सर्किट में लाने के लिए 0.7 से ज्यादा तो लगाना पड़ेगा ना। आपने 0.5 लगा रखा है, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग आंसर होगा, और आंसर कितना होगा 0 एम्पियर। 2023 का सवाल है बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है 24 के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सवाल क्या कहता है, एट इक्विलिब्रियम पीएन जंक्शन डायोड नेट करंट इज। बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ फ्यूज किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फ्यूज। फ्यूजिंग इज नॉट जस्ट सिंपली टचिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर विद एन टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज अ ज्वाइनिंग एट द इंटरएटॉमिक स्केल। आप उसको एकदम घिसते हो, मेल्ट करते हो, फिर चिपकाते हो, ऐसे प्लेस नहीं कर देते। इट इज नॉट सिंपली ज्वाइनिंग, इट इज नॉट सिंपली ज्वाइनिंग, इट इज अ फ्यूजन।
तो मैंने जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ फ्यूज किया, ये पी है हमारा, ये एन है, यहां पे बहुत सारे होल्स हैं, यहां पे बहुत सारे होल्स हैं, लेकिन एक आधा इलेक्ट्रॉन भी तो होगा। यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे, मेजॉरिटी चार्ज कह रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एक आधा यहां पे होल भी तो होगा। अब होता क्या है, क्योंकि यहां पे होल्स बहुत सारे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करना शुरू करेगा, और इस प्रक्रिया को हमने नाम दिया बेटा डिफ्यूजन। क्या नाम दिया? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन होने की वजह से, डिफ्यूजन में क्यों हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बोल दो या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोल दो। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, कौन सा चार्ज कैरियर चल रहा है बेटा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर चलना शुरू करता है, और थोड़ी देर बाद हमारे इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आएंगे, यहां पे कोई होल प्रेजेंट होगा, उसके साथ रिकंबाइन होंगे, यहां से यहां होल चलने रह रहे होंगे, सर होल भी तो चल रहे होंगे, यहां से यहां होल यहां के इलेक्ट्रॉन के साथ रिकंबाइन होंगे, तो थोड़ी देर बाद हमारे पी और एन में यहां तो जो होल्स हैं वो पड़े रह गए, कुछ इलेक्ट्रॉन भी पड़े रह गए, यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स भी पड़े रह गए, लेकिन इस जंक्शन के अड़ोस पड़ोस में डिफ्यूजन होने की वजह से सारे चार्ज कैरियर्स जो हैं डिप्लीट हो गए, इसलिए इस रीजन का नाम रखा गया क्या? इस रीजन का नाम रखा गया डिप्लीशन रीजन, और इस लेयर को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। यहां पे पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई। पॉजिटिव चार्ज की लेयर क्यों बन गई? अरे यहां से इलेक्ट्रॉन खिसक कर यहां आया, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पॉजिटिव चार्ज होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन आता है वहां पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिस वजह से यहां पे क्या क्रिएट हो गई? इस वजह से यहां पे बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई? यहां पे बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को चलने नहीं देती। यहां पे देखो ये माइनॉरिटी होल है, अगर ये होल यहां जाना चाहे तो ये ले जा सकता है, यहां पे ये होल नहीं जा सकते, यहां पे जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है वो जा सकते हैं। यानी कि ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को चलने दे सकती है। भैया देखो यहां पे बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, अब ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इलेक्ट्रॉन पड़े, इलेक्ट्रॉन कहता मैं चला जाऊं, बैरियर कहता नहीं, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव इन द डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज कैन मूव। यानी कि यहां पे माइनॉरिटी को अलाउ कर देगा, यानी कि यहां पे अब कौन फ्लो होने वाला है? यहां पे अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होने वाले हैं। पहले क्या फ्लो कर रहे थे? मेजॉरिटी। अब क्या फ्लो करने वाले हैं बेटा? माइनॉरिटी। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस को लेके जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब भी चार्ज मूव करेगा उसको बोलते हैं बेटा हम लोग ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ड्रिफ्ट। लेकिन किस वजह से हो रहा है ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट हो रहा है ड्यू टू बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट हो रहा है किसकी वजह से? बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यानी कि अगर आप ध्यान दो तो हमारे पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन में दो चीजें काम आ रही हैं, एक आ रही है डिफ्यूजन, एक हो रही है ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन किसकी वजह से? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। यहां कौन चलता है? यहां पे मेजॉरिटी चार्ज के लिए चलते हैं। ड्रिफ्ट किसकी वजह से? ड्रिफ्ट बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और यहां पे कौन चलता है? यहां पे माइनॉरिटी चलती है। तो अब सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल लिखा है कि साहब इक्विलिब्रियम आया हुआ है पीएन जंक्शन डायोड का, तो बताओ इसमें नेट करंट जो है, नेट करंट किसकी वजह से है? तो नेट करंट इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। नहीं, नेट करंट तो जीरो है ना। जीरो क्यों? बिकॉज जितना डिफ्यूजन उतना ड्रिफ्ट होगा, खत्म हो जाएगा, तो इट विल बी जीरो एज डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट। तो दोनों होंगे ना तो सिर्फ उसमें डिफ्यूजन होने वाला, ना तो सिर्फ वहां पे ड्रिफ्ट होने वाला। यहां पे डिफ्यूजन भी होने वाला है और ड्रिफ्ट भी होने वाला है, और जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों होंगे तो नेट आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? नेट आंसर जीरो आ जाएगा। चले जी, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 25 सवाल लिखा है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस ऑन डोपिंग, ट्रू, एंड दिस इज द रीजन व्हाई डोपिंग इज डन। देखो हो क्या रहा था, प्योर सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या था? टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाते इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जम कर जाएंगे, लेकिन बार बार टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा था। हमने कहा टेम्परेचर बार बार नहीं बढ़ाएंगे, आप डोपिंग करा दो। डोपिंग कराने से क्या हुआ? डोपिंग कराने से पेंटावलेंट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, पेंटावलेंट इंप्योरिटी जैसे हमने डाली वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ गए, और जैसे इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए नंबर डेंसिटी वहां पे बढ़ गई, कंडक्टिविटी पे बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही आपने डोपिंग की थी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है डोपिंग से। हां ट्रू है, लेकिन डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्ट सेमीकंडक्टर। नो,
डोपिंग इंक्रीजेस, डोपिंग कैन इंक्रीज बोथ द टाइप ऑफ चार्ज कैरियर ना। भाई अगर आपने पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डाली है 5 वाली, तो आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अगर आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाली है तो आपके होल्स बढ़ेंगे। तो ये तो गलत हो गया ना, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ना। तो असर्शन ट्रू है और रिजल्ट फॉल्स है, यानी ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। तो यहां हमारा सेमीकंडक्टर बच्चों खत्म हो जाता है। और हमने यहां पे पार्ट 2 जो है, हमारी जो एनसीईआरटी का जो पार्ट 2 है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, ये 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगले लेक्चर्स में मिलते हैं बुक 1 के लेक्चर्स के साथ। थैंक यू सो मच।